नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। बात करेंगे जिले के सरकारी अस्पतालों की। वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से मई का महीना है, आज 16 मई हो चुकी है, हीट वेव चरम पर है, 44 टेम्परेचर है, पारा जो है चढ़ता जा रहा है और सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल गाजियाबाद किस तरह की व्यवस्था कर रहा है, उसको लेकर क्या है, कितनी इमरजेंसी में क्या है, जनरल वार्ड में क्या है, ओपीडी में क्या है, क्या कूलर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एसी की बात तो दूर की बात है, छोड़ दें, लेकिन क्या कूलर पंखे से ढंग से काम कर रहे हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी, जैसे हमारे पास में रिपोर्ट है ओपीडी में या अलग अलग विभागों में कूलर लग रहे हैं लेकिन सही ढंग से चल नहीं रहे हैं, पानी नहीं है, आपके पास भी कुछ इस तरह की जानकारी होगी? हाँ, ये इस तरह की जानकारी है। हमारी जो पार्टी है उसने एक सर्वे किया है अभी पूरे गाजियाबाद में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो कूलर हैं कुछ तो खराब पड़े हैं और जो ठीक हैं उनमें पानी नहीं है, या जो जिस विंडो में कूलर लगा है उसको चारों तरफ से सील नहीं किया गया है जिससे वहां से गर्म हवा ना घुसे। तो हीट वेव ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में जो भी अंदर पेशेंट होगा वार्ड में, अगर उसको इतना हीट रहता है वार्ड में तो उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वो और बीमार हो सकते हैं। या अगर किसी को उल्टी दस्त से कोई एडमिट किया गया है उसको और पसीना आएगा तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये जो वार्ड वाला सिस्टम होता है वहाँ एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, और कंफर्ट जोन का मतलब मेरा ये है कि आज जो 44 डिग्री आज टेम्परेचर है वो कम से कम उसको 26-27 तक लाके छोड़ दें, और 26-27 तक आज की तारीख में या तो उसको एसी ला सकता है या उसको कूलर ला सकता है, और कोई मशीनरी ऐसी नहीं है जो उस टेम्परेचर को डाउन कर दे। तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट अभी तक नहीं किया गया है, और हमारी टीम ने सर्वे किया है, हमारे पास उसके वीडियो हैं, उसके फोटोग्राफ हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये यहाँ गाजियाबाद की जनता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। डॉक्टर साहब, चलिए, ये तो एक स्वास्थ्य का मामला हो गया, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। गाजियाबाद एक हॉट सिटी, हाईटेक सिटी, उत्तर प्रदेश का गेटवे है, प्रवेश द्वार है, राजनीतिक रूप से लोग काफ़ी सक्रिय हैं, जागरूक भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला एक सवाल है जो मन में बार बार उठता है और गाजियाबाद की जनता पूछती भी है, अक्सर हमसे सवाल करती है, ये स्वास्थ्य विभाग इतना लचर क्यों है, इतना कमजोर क्यों है, इतना लापरवाह क्यों है, क्यों ये व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं होती जबकि सरकार सब कुछ देना चाहती है? नहीं, देखिए, सरकार ने दिया भी और यहाँ से 50 करोड़ रुपए वापस भी गया मार्च में। लेकिन बात आती है कि जब एक पार्टी का मुखिया अगर अपनी गारंटी ले लेता है कि मेरी गारंटी है, तो उनकी गारंटी का मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाले लोग हैं वो काम करें या ना करें उन पे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको तो इलेक्शन लड़ना है तो उनकी गारंटी पे लड़ना है, उनकी गारंटी पे उनको जीतना है, तो उनको काम करने से कोई मतलब नहीं है। जब उनको काम करने से कोई मतलब नहीं है तो जो उनके अंडर में अधिकारी काम कर रहे हैं उनको क्यों मतलब है? जब एक गारंटी एक जगह से आ रही है तो उस गारंटी को हर आदमी ये मान के चलता है कि भाई सब उनके नाम पे हो तो रहा है, फिर हमें काम करने की जरूरत क्या है? नहीं, फिर भी एक सवाल इसमें है कि मतलब ये इतना ये सिस्टम लापरवाह क्यों है? ये सीएमओ गाजियाबाद या फिर हम जिस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, वो स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, कोई सवाल पूछो तो फिर देखेंगे चल रहा है ना, हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मतलब ये इस भ्रष्ट सिस्टम कहें या कामचोर सिस्टम कहें, लापरवाह सिस्टम कहें, या फिर मैं यूं कहूँ एक अयोग्य सिस्टम कहूँ जो काम करना जानता ही नहीं है। नहीं, देखिए, वो काम करते हैं लेकिन कागजों पे करते हैं। सारे काम आपको कागजों पे पूरे मिलेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं है। यहाँ कागजों पे वार्ड में एसी भी होंगे, यहाँ कागजों में कूलर दुगने होंगे और सब वर्किंग कंडीशन में होंगे। जो पेपर वर्क है वो आपको अप टू डेट मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप मान के चलें। ये इसलिए है कि क्योंकि हमारे मुखिया ने गारंटी दी हुई है कि सब मेरी गारंटी है, जो भी अगर कोई गलत काम होता है तो मैं जिम्मेवार,
कोई अच्छा काम होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हुई जी। तो जो गारंटी दी गई है उस गारंटी की वजह से सारा सिस्टम इतना शिथिल हो गया है कि उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि गाजियाबाद की जनता राम भरोसे गाजियाबाद की जनता राम जाने। हाँ, वो देखिए, ये तो अब इसलिए राम भरोसे कहेंगे वो क्योंकि सबको ये है कि उनको कुछ काम करने से बेनिफिट तो मिलना नहीं है। इलेक्शन में कोई जीत के आता है, वो काम करता है, जमीनी लेवल पर काम करता है, तो उसका रिकॉग्निशन बढ़ता है, उसको फिर से रिपीट करते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो उनको रिपीट और ना रिपीट से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इसमें उठ रहा है, गाजियाबाद से सांसद भी रहे हमारे, अभी चल रहे हैं सांसद के चुनाव, जनरल वीके सिंह, और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी यहाँ से रहे, और बीच में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनसे नाराज हो गए तो हटा दिया था उनको पद से, लेकिन इस बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप भी हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी का है, सबसे ज्यादा पार्षद भी बीजेपी के हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की आवाज उठाता हुआ दिखाई नहीं देता, बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। ना कांग्रेस दिखाई देती है, ना सपा दिखाई देती है, ना बसपा दिखाई देती है, सिर्फ राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की तरफ से आप इतने सवाल पूछते हैं। मैं इसलिए सारे सवाल पूछता हूँ, जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और जो स्थापना की गई है, उनका एक नारा है कि हम राम को लाए हैं। लेकिन क्या वो जो राम का नारा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो नारा है इसको कौन लाएगा? जी, आपने राम को तो लाए, लेकिन ये इस नारे को लेकर नहीं आए। आपके जो वचन है वो तो जा रहे हैं, कथनी करनी में अंतर है, कथनी करने में अंतर है। तो आप जो झूठे वचन बोल रहे हैं, वो कहते थे कि मैं झूठा हूं तो मेरे प्राण चले जाए, ये वक्तव्य थे रामचंद्र जी के, और आप झूठी झूठ बोल रहे हैं और स्थापना भी कर रहे हैं राम मंदिर की। तो इसलिए कुछ पार्टी ऐसी हैं जो जमीनी लेवल पर काम करना चाहती हैं, और कुछ पार्टी ऐसी हैं जिनको कोई कानो कान जू नहीं देखती है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन आएंगे तो काम पे लग जाएंगे, इलेक्शन नहीं है तो अपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम ये समझे कि जैसे अभी बात चर्चा चल रही थी, निर्दलीय उम्मीदवार हो या क्षेत्रीय पार्टियां हों या छत्र पार्टियां हों, वो जो नई नई पार्टियां आ रही हैं वो नए विकल्प रूप में इसलिए आ रही है क्योंकि जो एक जातिगत पार्टियां रहीं या फिर राष्ट्रीय पार्टियां रहीं, उनसे वो जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब नए विकल्प सामने आ रहे हैं समाज सेवा के रूप में, राजनीति के माध्यम से। ऐसे ही ये राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है जो कि एक देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए एक विकल्प रूप में सामने खड़ा हो रहा है कि हम हैं, आपके मुद्दों को उठाएंगे, आप बातचीत करेंगे और जो है आपकी आवाज, मुद्दों को आवाज देंगे। तो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जो है जिस तरीके से काम कर रहा है डॉक्टर साहब, तो आप एक विकल्प बन रहे हैं, तो आरएलडी को रिप्लेस करेंगे या फिर आप जो है एक नए रूप में खड़ा कर लेंगे अपने आप को उत्तर प्रदेश में? और ये समाज सेवा का कुछ लोग कहते हैं अभी नई नई पार्टी है इसलिए थोड़ा समाज सेवा ज्यादा इनको सूझ रही है, बाद में फिर ये भी औरों की तरह हो जाएंगे। नहीं, देखिए, जो भी कहता है वो 27 साल का मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकता है। अभी तो हमारी पार्टी को बने अगस्त में बनी है, 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले का रिकॉर्ड वो देख सकते हैं, सारा गूगल पे है, और इसमें हमने कुछ छुपाया भी नहीं है कि कौन समाज सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अभी माननीय मोदी जी ने एक भाषण में बोला कि जो यूरिया का बैग है वो विदेश में मिलता है 3000 रुपए का, ठीक है, और जो यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है 300 रुपए का। अच्छा, हाँ, तो ये कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं अमेरिका में और इंडिया में, कि यूरिया का बैग वहाँ इतने का मिल रहा है और हमारे यहाँ 300 रुपए का मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो यूरिया पे सब्सिडी मिलनी चाहिए वो सब्सिडी कहीं अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जेब से कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा है, इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, क्या ऐसा है कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। और वो एहसान कर रहे हैं किसानों के ऊपर, या जितनी भी योजनाएं हैं जो उनको दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं? ये उनका काम है,
और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट उनको तनख्वाह भी देती है, उनको फैसिलिटीज़ भी देती है, अच्छा बंगला देती है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, हवाई जहाज़ भी हैं, सिक्योरिटी भी है। ये सब उनके खर्चे से तो नहीं चल रहा है। ठीक है। तो ये बात बताने का मतलब या तो वो खुद इस बात को क्लियर करें कि अमेरिका में तो वो 3000 का बैग है, हमारे यहाँ हम 300 का दे रहे हैं। तो ये सब जो चीजें आजकल आ रही हैं कि एक भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी, मतलब और अभी मंगलसूत्र वाली बात, यूरिया वाली बात, मतलब अब ये जो सारी बातें हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं, इस तरह की जो सारी बातें हो रही है सब भ्रम पैदा करने वाली है, क्लियर कट कोई बातचीत नहीं है। क्लियर कट नहीं है, क्लियर कट की बातचीत नहीं है, चाहे मंगलसूत्र की हो या फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर हो या फिर जो है यूरिया को लेकर हो या किसानों को लेकर हो। मतलब हर जगह एक भ्रम की स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से चल रही हैं। वैसे डॉक्टर साहब, मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा एक फांसीवाद के ऊपर। राजनीति में फांसीवाद भी होता है, जो राजनीति के छात्र हैं वो जानते हैं ये किस तरह की पॉलिटिक्स होती है और किस तरीके से ये जो काम करती है। कुछ देशों ने इसको अपनाया भी था लेकिन बाद में नुकसान भी हुआ उसका। फिलहाल आज हमने हेल्दी लाइफ में बातचीत की, गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य तंत्र है वो कैसे काम कर रहा है, वहाँ पर मरीज कैसे देखभाल की जा रही है, कूलरों की व्यवस्था है या नहीं है, ओपीडी से लेकर जनरल वार्ड तक, इमरजेंसी तक। तो ये स्थिति है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आप लोग का जो स्वास्थ्य है या आपके परिचितों का स्वास्थ्य है वो राम भरोसे है, क्योंकि स्वास्थ्य तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा। और उसको लेकर राष्ट्रवादी नव निर्माण दल के हेल्थ प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी आवाज उठा रहे और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं सवाल पूछूंगा सीएमओ से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बीपी त्यागी।